वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस, जीटा लाइव चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू की एक सीरीज है, उस सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन का जो जेई का एग्जाम हुआ था, इलेक्ट्रिकल जेई का, जिसकी एग्जाम डेट है आपकी 8 अक्टूबर 2016। इस पेपर का सोल्यूशन अपन यहाँ पे देखने वाले हैं और इसी सीरीज में अपन जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट एग्जाम्स जो जेई के हुए हैं उनके मैं पेपर यहाँ पे हल करवाऊंगा। तो आप लोग देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन ऑर्डर टू ब्लैंक सेमी क्लोज स्लॉट और टोटली क्लोज स्लॉट आर यूज इन इंडक्शन मोटर। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो सेमी क्लोज और जो टोटली क्लोज स्लॉट्स होते हैं, ये इंडक्शन मोटर में क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो रीजन है ये है इंप्रूव पावर फैक्टर। सेमी क्लोज और जो टोटली अपन स्लॉट अगर यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। तो देखिए आप लोग, जो पावर फैक्टर होता है, ये पावर फैक्टर यहाँ पे डिपेंड करता है एयर गैप के ऊपर। तो जब आप लोग यहाँ पर सेमी क्लोज और जो टोटली क्लोज यहाँ पे स्लॉट काम में लेंगे तो एयर गैप यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपकी जो स्लिप है, स्लिप यहाँ पे बढ़ जाएगी और इससे क्या होगा, आपका पावर फैक्टर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात है कि यहाँ पे सेमी क्लोज और जो टोटली क्लोज स्लॉट्स होते हैं, ये आपकी कम रेटिंग की मोटर जो होंगी वहां पे काम में आते हैं। कम रेटिंग की जो मोटर होंगी वहां पे इनको यूज में लिया जाता है। तो आपको ये तीन चार चीजें याद रखनी है। सेमी क्लोज और टोटल क्लोज जो आपका स्लॉट्स होते हैं उनमें एयर गैप कम हो जाता है, तो एयर गैप कम होने से यहाँ पे पावर फैक्टर आपका अच्छा होगा। दूसरी बात है, ये कम जो रेटिंग के मोटर है उनमें काम में लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, फॉर ए डीसी संट मोटर स्पीड कैन नॉट बी वेरी बाई। यहाँ पे ध्यान रखना आपको, स्पीड कैन नॉट बी वेरी बाई पूछ रहा है, यानी कि जो डीसी संट मोटर है उसमें स्पीड किसकी सहायता से चेंज अपन नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज, ये आपका डीसी संट मोटर है, वहां पर एक मेथड होता है। इसके अलावा फील्ड कंट्रोल भी एक मेथड होता है और एक आर्मेचर कंट्रोल भी मेथड होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। स्टार्टिंग मेथड होते हैं, इनके द्वारा आप लोग स्पीड को वेरी नहीं कराते हैं। दूसरी यहां से जो आपके दो की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि जो फील्ड कंट्रोल मेथड होता है, ये आपका जो बेस स्पीड आपकी होगी उससे अधिक स्पीड देता है, और जो आर्मेचर कंट्रोल मेथड होता है आपका, ये आपका बेस स्पीड से कम स्पीड देगा आपको। तो ये दो बात आपको याद रखनी है। और जो मेथड ऑफ स्टार्टिंग है, इससे आपकी कोई स्पीड वेरी नहीं करती। तो यहां पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ E डिवाइड बाई एच इन यूनिफॉर्म प्लेन। तो यहाँ पे आपसे E और H का रेशियो पूछ रहा है। तो जो E और H का जो रेशियो होगा वो होगा आपका अंडर रूट म्यू बाई एप्सिलॉन। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, एनुअल डिप्रिसिएशन कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाई। फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है श्रिंकिंग फंड मेथड, सेकंड दिया है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो देखिए यहाँ पे पूछना क्या चाह रहा है, आपको जो एनुअल जो डिप्रिसिएशन कॉस्ट निकालनी है किसी पावर प्लांट की, वहां पे ये बता रहा है कि दो मेथड होते हैं और नीचे पूछा कि यहाँ पे कौन कौन से करेक्ट हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों ही मेथड करेक्ट हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ 1 एंड 2। इसके अलावा एक तीसरा मेथड और होता है, वहां पे मैं लिख देता हूं, आप लोग याद कर लें इसको भी। ये होता है कांस्टेंट रेट मेथड। ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। किसी भी पावर प्लांट की जो एनुअल डिप्रिसिएशन निकालने के तीन मेथड हैं, इनको आप लोग याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, द स्लाइड वायर ऑफ ए पोटेंशियोमीटर शुड बी फॉर मच एक्यूरेट रिजल्ट। यहाँ पे पूछ रहा है कि पोटेंशियो जो मीटर है आपका, उससे आपको अच्छी एक्यूरेट आपको रिजल्ट लेनी है, तो उसका स्लाइड वायर है वो कैसा होना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा होगा, ये जो पोटेंशियल मीटर होता है आपका, यहाँ पे इसको स्लाइड वायर कहते हैं, जिसके ऊपर की को यहाँ पे आप लोग मूव कराते हैं और गैल्वेनोमीटर में नल जो पॉइंट आप लोग निकालते हैं। तो ये जो वायर है आपका, स्लाइड वायर है आपका, ये जितना ज्यादा लंबा होगा, यहाँ पे नल पॉइंट आप लोग उतना ही स्मूथली निकाल पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा एक्यूरेट रीडिंग के लिए, ये आपका लॉन्ग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पे जो एमसीक्यू की आपकी जो सीरीज चल रही है जेई की, यहाँ पे प्रीवियस ईयर के मैं आपके क्वेश्चन करा रहा हूँ अलग अलग स्टेट एग्जाम्स के। ये आपके जो क्वेश्चंस हैं आपके आने वाले सभी जेई के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे आप लोग राजस्थान का जेवीएनएल का एग्जाम दें, चाहे आप लोग गुजरात स्टेट पावर कारपोरेशन का दें, चाहे आप लोग पंजाब का दें, चाहे आप लोग दिल्ली में डीडीए जेई का एग्जाम दें। तो जितने भी आप लोग एग्जाम देने जाएं तो इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर आप लोग हल करके जाएं, क्योंकि काफी क्वेश्चंस जेई में क्या होंगे, आपके रिपीट होंगे।
इसके अलावा अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या फिर आपके कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दें, या फिर आपको किसी दूसरे एग्जाम का, जैसे कि आपको ध्यान है कि मेरे को उस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हल करवाना चाहिए, तो आप लोग वो भी आप लोग कमेंट्स में सजेशन कर सकते हैं। तो आने वाले जो सेशन होंगे अपन उसी पेपर के ऊपर लेने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करता हूं। बाई कॉन्स्टेंटली मेजर द इलेक्ट्रिक क्वांटिटी विच डिफर ड्यूरिंग द नॉर्मल एंड abnormal कंडीशंस, ब्लैंक इज द डिवाइस विच डिटेक्ट abnormal कंडीशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होती हैं या तो वो अलग अलग होंगी, किसमें, नॉर्मल या एबनॉर्मल कंडीशंस में। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो डिटेक्ट करता है इन एबनॉर्मल कंडीशंस को इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए आप लोग प्रोटेक्टिव रिले काम में लेते हैं। प्रोटेक्टिव रिले यहाँ पे क्या करती हैं, एबनॉर्मल कंडीशन को डिटेक्ट करती हैं। देखिए यहाँ पर कंप्लीट नहीं पूछा है कि यहाँ पे आइसोलेट कौन करती हैं, तब तो यहाँ पे ये सब आंसर हो सकते थे आपके पास, एमसीबी और एयर सर्किट ब्रेकर। पर यहाँ पर केवल डिटेक्ट की बात कर रहा है, तो रिले केवल डिटेक्ट करती है, सर्किट को अलग नहीं करती है। अलग करने का काम उसको आइसोलेटर करता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम इनवर्स डेफिनेट टाइम रिले इज यूज फॉर ओवर करंट एंड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, इनवर्स टाइम डेफिनेट जो रिले है आपकी, जो अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए और ओवर करंट के लिए यूज करते हैं, ये कौन से जो अपने पास में लोड है या फिर कौन से जो फॉल्ट है उनके लिए काम में ली जाती है। तो जो आपकी ये इनवर्स डेफिनेट जो मिनिमम टाइम वाली रिले है, ये आपकी एक्सटर्नल शॉर्ट सर्किट के काम में ली जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए सिस्टम व्हेन गेन मार्जिन इज पॉजिटिव वेयर एज द फेज मार्जिन इज नेगेटिव। यानी कि पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे आपको दिया हुआ है गेन मार्जिन दिया है और यहाँ पे फेज मार्जिन दिया है, और आपसे पूछा है कि सिस्टम है जो स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, पैराबोलिक होगा या फिर अनडिटरमिनेट होगा। तो देखिए यहाँ पे गेन मार्जिन क्या दे रखा है आपको, पॉजिटिव दे रखा है, और फेज मार्जिन यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है। तो इस कंडीशन में जो आपका सिस्टम होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। इस क्वेश्चन का आंसर तो है ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा आपको जो दूसरी जो कंडीशन है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप लोग गेन मार्जिन और फेज मार्जिन से किसी भी सिस्टम को चेक कर सकते हैं कि उसकी स्टेट क्या है। तो अगर यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव हो आपके पास तो सिस्टम होगा स्टेबल, चाहे आपके पास दोनों ही नेगेटिव हो तो ये होगा आपका अनस्टेबल। इसके अलावा अगर गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों की वैल्यू अगर 0 है तो ये हो जाए आपका मार्जिनली स्टेबल। इस टेबल को आप लोग लिख लें, यहां से आपके आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है। गेन मार्जिन और फेज मार्जिन की वैल्यू देके आपसे पूछ सकता है सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is not a method of starting single phase induction motor? सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का कौन सा स्टार्टिंग मेथड नहीं है। तो आप लोग यहां से देखेंगे, फेज स्प्लिटिंग मेथड होता है, पोल शेडिंग, आपको पता है शेडेड पोल मोटर में यही पोल शेडिंग मेथड होता है। रिपल्सन स्टार्टिंग, जो रिपल्सन मोटर होती है वहां पे आपका रिपल्सन स्टार्टिंग मेथड ही काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट स्विचिंग। डायरेक्ट स्विचिंग कोई भी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग मेथड नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे 10th क्वेश्चन देखिए, द वोल्टेज गेन ऑफ ए कॉमन सोर्स JFET एम्पलीफायर डिपेंड्स अपॉन इट्स। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है वोल्टेज गेन, पूछा है आपसे कॉमन सोर्स जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का। तो यहाँ पे जो इसका वोल्टेज गेन होता है उसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर GM इंटू RD, फिर यहाँ पे कुछ और इसके ब्रैकेट में। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपसे GM और RD ये तो होता है ट्रांस कंडक्टेंस और ये होता है आपका ड्रेन का रेजिस्टेंस। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ड्रेन के रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ड्रेन लोड रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज गेन आपका कॉमन सोर्स JFET का किस पे डिपेंड करेगा, ड्रेन लोड रेजिस्टेंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, एज कंपेयर टू रिवर्स रिकवरी टाइम व्हेन ए जंक्शन डायोड इज बीइंग यूज्ड इन स्विचिंग एप्लीकेशन द फॉरवर्ड रिकवरी टाइम एज। देखिए यहां से आपसे पूछना चाह रहा है कि जो PN जंक्शन डायोड है वो आपको स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए काम में लेनी है। तो वहां पे आपको पता है कि दो टाइम होते हैं आपके पास में, एक तो फॉरवर्ड
रिवर्स रिकवरी टाइम होता है और एक आपका रिवर्स रिकवरी टाइम होता है आपका। क्लियर है? तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो फॉरवर्ड रिवर्स रिकवरी का टाइम होता है वो आपका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ये इससे ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा स्लाइटली लेस। तो जो फॉरवर्ड रिकवरी टाइम है वो आपका क्या होगा, कम होगा स्विचिंग एप्लीकेशन में, और जो रिवर्स रिकवरी टाइम है वो आपका ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, ए मोटर हैज टू स्टार्ट विद हाई एक्सेलरेशन इन। देखिए यहां से आपसे मोटर का एप्लीकेशन का क्वेश्चन पूछा है कि हाई एक्सेलरेशन के लिए, सॉरी हाई एक्सेलरेशन जिस मोटर को आपको नेसेसरी है वो कहां पर यूज लेते हैं, तो हाई एक्सेलरेशन की जो मोटर है वो आपकी लिफ्ट्स में काम में आती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, इन एयर सर्किट ब्रेकर द मीडियम एम्प्लॉय फॉर द एक्सटेंसिंग ऑफ आर्क, यानी कि जो आपका एयर सर्किट ब्रेकर है उसमें जो बीच में जो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो आप यहाँ पे एयर बोल रहे हैं इसमें क्या चीज भरी होती है, तो यहाँ पे आपको कुछ इनर्ट गैस के नाम भी दिए गए हैं और यहाँ पे एयर भी दिया गया है। तो जो एयर सर्किट ब्रेकर होगा उसमें राइट आंसर आपका एयर ही आएगा। आप लोग इनर्ट गैस ना भर के आए इसमें। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एसीबी में आपकी एयर फिल होती है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द डैम्पिंग वाइंडिंग प्रोड्यूस ब्लैंक व्हेन ए सिंक्रोनस मोटर इज रनिंग एट सिंक्रोनस स्पीड, यानी कि जो सिंक्रोनस मोटर है आपकी उस सिंक्रोनस स्पीड पे रन कर रही है तो डैम्पर वाइंडिंग में कैसा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो देखिए जब सिंक्रोनस स्पीड पे होगी तो डैम्पर वाइंडिंग में जीरो टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और डैम्पर वाइंडिंग में टॉर्क कब प्रोड्यूस होता है, जब अनबैलेंस लोड आप लोग इसके अप्लाई करेंगे, यानी कि उसकी स्पीड वेरी करेगी, तब यहाँ पर इसको ये सिंक्रोनाइजेशन में लाने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का यूज किया जाता है। और जब सिंक्रोनस स्पीड पे रन कर रही होगी तो उसमें कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। ये आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, विच टाइप ऑफ सिस्टम डज ए सर्वो मैकेनिज्म हैव स्टेप डिस्प्लेसमेंट फॉर्म। तो यहां से आपसे पूछा कि जो सर्वो मैकेनिज्म है उसका आप लोग ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो कौन से टाइप का यहाँ पे ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन आएगा, तो ये टाइप 1 का यहाँ पे आपका ट्रांसफर फंक्शन आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जीटा लाइव चैनल, और जीटा लाइव चैनल पर डिफरेंट स्टेट्स के जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो यहाँ पर हल करवा रखे हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। जैसे राजस्थान में आप लोग देख रहे होंगे 46 मार्क्स की जो आपकी जीके आने वाली है, जेवीवीएनएल या फिर आरवीयूएनएल के एग्जाम जो होंगे उसमें, तो इसके लिए यहाँ पर राजस्थान में जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं, चाहे वो RSMSSB बोर्ड ने करवाए हो, चाहे वो आपके RPSC ने करवाए हो, उन सभी पेपरों को यहाँ पे हल कर रखा है। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके प्रीवियस ईयर के जो जीके के क्वेश्चन है वो आप लोग इस एग्जाम के लिए देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके जो 46 आपके क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें काफी हेल्पफुल होंगे। तो वहां से आप लोग जीके का पार्ट कवर कर सकते हैं। बाकी आने वाले समय में हो सकता है मैं इसके ऊपर आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लेके आऊं, तो आप लोग जरूर कमेंट्स करें। टेस्ट सीरीज आपके फुल्ली जो एग्जाम पैटर्न होगी उसके ऊपर, और फुल्ली आपके लिए फ्री यहाँ पे एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, इन एन अल्टरनेटर फील्ड इज फ्लैश ऑन द रोटर बिकॉज ऑफ। तो देखिए आप लोगों ने यहाँ पे सुन रखा होगा कि जो अल्टरनेटर होता है उसमें फील्ड जो आपका है उसको रोटर के ऊपर लगा देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, तो देखिए आप लोग जो भी अल्टरनेटर आपके होते हैं यहाँ पर दो तरह की सप्लाई आप लोग, एक तो यहाँ पर एक्साइटर जो होता है आपके पास में यहाँ पे 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट का डीसी सप्लाई जो देते हैं, तो ये आपका फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये आपके पास में अगर आप इसको रोटर माने, ये बाहर वाला पार्ट है, इसको आप लोग स्टेटर माने यहाँ पे। तो देखिए जो रोटर होगा इसमें आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो डीसी सप्लाई कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों करते हैं इसका मैं रीजन आपको बता रहा हूँ आगे, यही यहाँ से क्वेश्चन पूछा है रीजन के बारे में ही। तो अगर आप लोग यहाँ पे रोटेटिंग में डीसी रखेंगे तो पहली बात तो यहाँ पे आपको स्लिप रिंग कितनी चाहिएगी, 2 स्लिप रिंग चाहिएगी। ठीक है, ये यहाँ पे रीजन तो दिया नहीं है स्लिप रिंग वाला। तो अब दूसरा रीजन देखते हैं, जैसे मैंने बताया आपको जो फील्ड होगा इसको आप लोग 12 वोल्ट पे या फिर 24 वोल्ट के ऊपर यहाँ पे एक्साइट करते हैं डीसी के ऊपर। और जो अल्टरनेटर का जो आउटपुट आप लोग लेंगे यहाँ पे किससे, स्टेटर से। आप लोगों को पता है कि जो कॉमर्शियली अल्टरनेटर यूज किए जाते हैं ये अप टू 15 केवी तक इनका टर्मिनल वोल्टेज होता है। तो आप लोग देखें यहाँ पे 15 केवी का जो टर्मिनल वोल्टेज होगा तो यहाँ पे जो स्टेटर में आपको इंसुलेशन करना इजी होगा, क्योंकि ये एक स्टेशनरी पार्ट होता है, मूव नहीं करता। रोटर यहाँ पे मूव करता है, तो रोटर में आप लोग लो वोल्टेज की सप्लाई अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे इसको रोटेट करना इजी होगा।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी को देखिए, इंसुलेशन ऑफ वोल्टेज विच इज इजी ऑन द स्टेटर देन रोटर। तो यहाँ पे आप लोग कहेंगे स्टेटर पे आपका इंसुलेशन है वो करना इजी हो जाएगा 15 केवी के लिए, या फिर 15 केवी से जो भी होगा, अप टू 15 केवी होता है ये। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द फीचर ऑफ द थर्मल पावर प्लांट इज वेयर एज न्यूक्लियर पावर प्लांट इज रिक्वायर्ड। तो देखिए यहाँ पे आपसे थर्मल पावर प्लांट और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इनकी यहाँ पे दो कंडीशंस पूछी हैं आपसे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे थर्मल पावर प्लांट होता है, यहाँ पर आपको बर्न करने के लिए कोल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो कोल को आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पे क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि कोल की माइनिंग कहीं और होगी, और यहाँ पे जो पावर प्लांट है वो जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी होगी वहां पे अपन लगाएंगे, लोड डिस्पैच सेंटर के आसपास लगाएंगे। तो फ्यूल कॉस्ट इसकी क्या होगी, हाई होगी, किसकी, थर्मल की। इसके अलावा आप लोग देखेंगे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है इसकी क्या होती है, कैपिटल कॉस्ट हाई होती है, इसको इंस्टॉलेशन करना महंगा पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द प्रोबेबल केस ऑफ मेकिंग द डैम्पिंग स्मॉल ऑफ ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर। देखिए क्वेश्चन यहां से पूछ रहा है, तो जो डैम्पिंग आपने जो प्रोवाइड करते हैं, जो ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर होता है वो स्मॉल यानी कि कम क्यों प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा डैम्पिंग यहाँ पे तीन प्रकार की होती है, एक तो अंडर डैम्पिंग, एक होती है यहाँ पर क्रिटिकल डैम्पिंग, और एक होती है ओवर डैम्पिंग। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसको कम क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्रिटिकल से कम क्यों देते हैं। तो इसका रीजन होता है आपका कि जो पहला डिफ्लेक्शन आए वो क्या है आपके पास में, लार्ज आए, यहाँ पे ई हो रहेगा लार्ज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को पता है जो डैम्पिंग होता है ये आपका किसको, जो रेस्पॉन्स आप लोगों के आता है, ठीक है, इस रेस्पॉन्स को क्या करती है, कंट्रोल करती है। अगर आप डैम्पिंग कम लेंगे तो जो पहला आपका जो पीक आएगा वो अधिक आएगा डैम्पिंग कम लेने से। यही रीजन होता है जो ब्लास्टिक आपका गैल्वेनोमीटर होता है उसमें पहला जो डिफ्लेक्शन है वो आपको लार्ज चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर कम डैम्पिंग काम में लेते हैं। अगर इसको आप लोग ओवर डैम्प कर देंगे तो ये इस तरह से इसका आउटपुट आएगा, यहाँ पे पीक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट द ओरिजिन द नंबर ऑफ पोल पासेस बाय द टाइप 2 सिस्टम, ठीक है। यहां से पूछ रहा है कि ओरिजिन के ऊपर कितने पोल होंगे टाइप 2 के लिए। तो जितने टाइप का सिस्टम होता है उतने ही पोल आपके ओरिजिन पर होते हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन डीसी चॉपर व्हेन द ड्यूटी साइकिल, यहाँ पे 0.5 दी है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पूछा है पर यूनिट रिपल इज, ठीक है। यहाँ पे आपको यूनिटी दिया है, हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू दिया है, मैक्सिमम दिया है और जीरो दिया है। तो देखिए आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम से बता देता हूँ। आप लोग जब ड्यूटी साइकिल के और रिपल के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं डीसी चॉपर के लिए, तो ये आपका ग्राफ इस तरह से आता है 0 से 1 ड्यूटी के लिए। तो यहाँ पे बीच में होती है 0.5 ड्यूटी, यहाँ पे होती है यूनिटी और यहाँ पे होती है जीरो। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इस वैल्यू या फिर ओवर द कंप्लीट इस साइकिल में यहाँ पे जो आपको क्या मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है आपकी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपको एक ग्राफ याद रखना है रिपल के और ड्यूटी साइकिल के बीच में। तो 0.5 पर यहाँ पर मैक्सिमम आपको रिपल मिलने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज एनालोगस टू विस्कोस फ्रिक्शन कोफिशिएंट इन फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। तो देखिए आपने फोर्स वोल्टेज एनालॉजी देखी होगी, फोर्स करंट एनालॉजी देखी होगी, यहाँ पर इसमें विस्कोस के बारे में पूछा है और ये पूछा है फोर्स वोल्टेज में। तो फोर्स वोल्टेज में जो विस्कोस होता है ये आपका रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होगा। नेक्स्ट देखिए, इफ फॉर ए यूनिट डिस्टेंस ए केबल हैज यूनिट इंडक्टेंस एंड यूनिट इंपीडेंस, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ सर्ज इंपीडेंस। ठीक है, यहां से आपसे सर्ज इंपीडेंस की वैल्यू पूछी है और आपको दिया हुआ है लाइन का टोटल इंपीडेंस दिया हुआ है, इसके अलावा आपको यहाँ पर दिया हुआ है इंडक्टेंस का भी यहाँ पे वैल्यू दी हुई है। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सर्ज इंपीडेंस होता है ZS मैं इसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करूं, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास में √XL × XC। यानी कि आप लोग जो इंडक्टिव इंपीडेंस आपके पास में और जो कैपेसिटिव इंपीडेंस है आपके पास में दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो आपका क्या आ जाएगा, लाइन का सर्ज इंपीडेंस आ जाएगा यहाँ से। अब आप लोग देखिए यहाँ पर आपको इंडक्टिव तो दिया हुआ है, यूनिट दिया हुआ है, ठीक है, सी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई यूनिट। इसके अलावा कैपेसिटिव नहीं दिया हुआ है। तो कैपेसिटिव निकालने के लिए आपको पता है कि जो टोटल है आपके पास में, टोटल में से आप लोग इंडक्टिव घटा देंगे तो आपके पास में कैपेसिटिव की वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल यहाँ पे आपको यूनिटी दिया है और यहाँ पे इंडक्टिव 1 दिया है तो कैपेसिटिव 0 आ गया।
और यहां से जब आप लोग इसको जीरो वैल्यू पुट करेंगे तो जेड एस आपका क्या आ जाएगा, जीरो आंसर यहाँ पे। तो आप लोग याद कर लें इसको, तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो फॉर्मूला आप लोग याद कर लें, सर्ज इंप्लीडेंस अगर आपको निकालना है तो अंडर रूट एक्सएल इंटू एक्ससी, यहाँ पे ये फॉर्मूला है, दोनों वैल्यू आपको पुट करनी है। एक्ससी की वैल्यू यहाँ पे, एक्सएल की वैल्यू दी हुई है आपको यूनिटी, यहाँ पे एक्ससी की वैल्यू दी नहीं है, तो एक्ससी की वैल्यू आप टोटल में से इंडक्टिव को घटा देंगे तो एक्ससी की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्ससी की वैल्यू अपने पास में जीरो पुट आई, तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे और रिजल्ट आपका जीरो। तो ये आपका टोटल इस क्वेश्चन को हल करने के लिए फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे और इसको याद कर लें इन फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे है 23 क्वेश्चन, ट्रांजिएंट डिस्टरबेंस में बी केस बाई। यहाँ पे जो ट्रांजिएंट अपने पास में आते हैं ये किस वजह से आते हैं, ठीक है, ट्रांजिएंट क्यों डेवलप होते हैं आपके किसी भी सर्किट में। तो जो ट्रांजिएंट डेवलप होंगे आपको पता है लोड वेरी कराएंगे तो भी करंट एकदम से ज्यादा ड्रॉ करेगा, तो ट्रांजिएंट होंगे। दूसरा यहाँ पे लोड वेरिएशन, सेम चीज, सॉरी पहला जो ऑप्शन आपका फॉल्ट है, तो जब भी आपके पास में फॉल्ट होगा तो फॉल्ट करंट आपको पता है नॉर्मल कंडीशन से मच हायर होता है, तो फॉल्ट की वजह से भी ट्रांजिएंट बनेंगे, लोड वेरी की वजह से भी ट्रांजिएंट बनेंगे। और दूसरा स्विचिंग ऑपरेशन, जब आप लोग ऑन ऑफ करते हो लोड को तो भी आप लोगों ने देखा होगा, ये तो नॉर्मली विजुअली होता है घर में, जब आप लोग हैवी लोड्स को ऑन करते हैं तो अपने जो जितने भी लाइटिंग सोर्स होते हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तीनों की वजह से ही क्या जनरेट होते हैं आपके पास में, ट्रांजिएंट जनरेट होते हैं किसी भी सर्किट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एससीआर इज इन द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन द सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, यहां से पूछ रहा आपसे फॉरवर्ड जब ब्लॉकिंग मोड होगा आपका तो आपके पास में क्या होगा, जैसे आप लोग देख रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आपका जो एससीआर होगा वो किस में होगा, ऑफ स्टेट में होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, इन ए सीआरटी फास्फोरस कोटिंग इज प्रोवाइडेड। जो सीआरटी यानी कि कैथोड रे आपके पास में जो ट्यूब है, ठीक है, वहां पे आपके पास में जो कोटिंग प्रोवाइड करेंगे आप फास्फोरस की, वो कोटिंग कहां प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोग सरफेस के इन साइड में कोटिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर ये आपके पास में जैसे प्लेट है तो इसके इन साइड में आप लोग क्या करेंगे, इसकी कोटिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे इसके ऊपर टच होंगे तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे लाइटिंग आपको दिखाई देगी जहां पे ये टच करेंगे और यहाँ से आपकी वेव फॉर्म बनना शुरू हो जाती है। तो इन साइड आप क्या करते हैं, इसकी कोटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिप्लीशन लेयर अक्रॉस पीएन जंक्शन लाई इन पी रीजन एंड एन रीजन। तो देखिए यहाँ से पी रीजन और एन रीजन के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले यहाँ से आपसे पी रीजन के बारे में, फिर यहाँ पे एन रीजन के बारे में पूछ रहा है डिप्लीशन लेयर का। तो देखिए जब आप लोग यहाँ पे डिप्लीशन लेयर बनाएंगे, पीएन जंक्शन डायोड मैंने यहाँ पे ली, ये यहाँ पे पी का जो क्रिस्टल है, यहाँ पे ये एन का है। तो जब आप लोग इसको बनाएंगे तो आप लोग देखेंगे ये एन रीजन में क्या होती है, ज्यादा होती है, क्लियर है, और पी रीजन में ये इसकी लेंथ कम होती है। तो यही इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है। तो पी रीजन में तो क्या आएगी, लेस आएगी, और एन रीजन में मोर आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की मेन वो है, ये इसकी विड्थ इधर है, ये इसकी विड्थ इधर है। तो आप लोग यहाँ से इसको याद कर लें, पी एन जंक्शन में पी में कम होती है और एन में ज्यादा होती है विड्थ आपकी लेयर की। क्वेश्चन नंबर 27, what happened to the critical voltage in formation of corona with use of bundle conductor। तो देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब आप लोग बंडल कंडक्टर यूज करते हैं तो जो कोरोना फॉर्मेशन होगा उसके क्रिटिकल वोल्टेज में क्या चेंज होगा। तो आप लोगों ने पढ़ाई होगा, कोरोना को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए आप लोग क्या काम में लेते हैं, बंडल कंडक्टर काम में लेते हैं, यानी कि जो क्रिटिकल वोल्टेज है वो आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज यहाँ पे राइट आंसर आएगा। आप लोग कहेंगे कि सर जो बंडल कंडक्टर हम यूज करेंगे उससे क्रिटिकल वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि अब ज्यादा वोल्टेज के ऊपर कोरोना जो आपका जो फिनोमिना है वो अकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द रीजन ऑफ कम्यूटेशन ओवरलैप इन द फेज कंट्रोल एसी टू डीसी कन्वर्टर। देखिए बहुत ही छोटा सा सिंपल था आपका, जो एसी टू डीसी आप लोग, ये क्वेश्चन है जो एसी टू डीसी कन्वर्टर आप लोग यूज करते हैं, उसमें ओवरलैपिंग कम्यूटेशन में किस वजह से आती है। तो आपको पता है सोर्स जो इंडक्टेंस होगा आपका, इसकी वजह से यहाँ पे ओवरलैपिंग आती है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है, सोर्स इंडक्टेंस, यहाँ पे आप लोग राइट आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29, इन कंट्रोल सिस्टम इफ जी इज गेन देन डैम्पिंग वेरी। यहाँ पे गेन और डैम्पिंग के बारे में आपसे रिलेशन पूछा है। तो देखिए जो डैम्पिंग होगी वो गेन की 1 बाई अंडर रूट यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। तो आप लोग कहेंगे सर डी इक्वल टू 1 बाई रूट जी, ये आपका रिलेशन है डैम्पिंग और गेन में, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर है।
ये अंडर रूट पूरा नहीं लगा हुआ है, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो D इक्वल टू 1/√G। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोड एम्प्लॉय इन थर्मो इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर आर यूजुअली मेड ऑफ। इलेक्ट्रॉन पूछे आपसे किसके बने होंगे आपके थर्मो इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर में, तो जो थर्मो इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर होता है यहाँ पे, उसमें जो इलेक्ट्रोड होंगे वो आपके मेटल के बने होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेगेटिव फीडबैक इज बीइंग इंट्रोड्यूस इन द सिस्टम, इंक्रीजिंग पैरामीटर वुड बी। अगर आप लोगों ने किसी सिस्टम में नेगेटिव फीडबैक दिया है तो कौन सा जो पैरामीटर है जो इंक्रीज होगा, तो आप लोग कहेंगे सर बैंडविड्थ इंक्रीज होगी। ठीक है, बैंडविड्थ आपकी इंक्रीज हो जाएगी आप लोग अगर नेगेटिव फीडबैक देंगे तो। डिस्टॉर्शन तो यहाँ पे कम हो जाएगा, ऑल ओवर गेन भी यहाँ पे कम होगा, और ये दोनों तो आपको पता ही है कम होंगी, तो यहाँ पे राइट आंसर है केवल बैंडविड्थ यहाँ पे इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेकिंग फाइंड इट्स एप्लीकेशन इन बैटरी ऑपरेटेड स्कूटर। ठीक है, आपसे जो ब्रेकिंग के जो आपके पास में मेथड्स हैं अलग अलग, आप लोगों ने रीजनरेटिव ब्रेकिंग सुनी होगी, रेस्टेड ब्रेकिंग सुनी है, मैकेनिकल है और प्लगिंग वाली ब्रेकिंग है। तो यहाँ से पूछा कि आपके जो स्कूटर है आपका जो कि डीसी बैटरी से ऑपरेटेड है, यानी कि उसमें डीसी सप्लाई है, तो आप लोग कौन सी प्लगिंग वहां पे कौन सी ब्रेकिंग मेथड्स आप लोग काम में लेंगे, तो यहाँ पर ऐसे स्कूटर वगैरह में आप लोग कौन सी मैकेनिकल ब्रेकिंग काम में लेते हैं। जब आपको स्कूटर को रोकना होता है तो आप उसमें क्या लगाते हैं, ब्रेकिंग लगाते हैं। इतना इफिशियंट नहीं होता कि आप लोग इसमें रीजनरेटिव लगा सकें या फिर प्लगिंग लगाएं। अगर प्लगिंग लगाएंगे तो आपके पास में क्या होगा, और यहाँ पे सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करनी आपके पास में लगानी पड़ेगी, टर्मिनल आपको इंटरचेंज करके। तो प्लगिंग तो यहाँ पे बिल्कुल काम में नहीं देंगे, ना ही रियोस्टेट लेंगे, ना ही रीजनरेटिव। केवल आप कौन सी काम ले सकते हैं इजीली, मैकेनिकल ब्रेकिंग, जिसको आप लोग ब्रेक मेथड कहते हैं। यहाँ पे अपने जो सिंपल स्कूटर में यूज करते हैं वो ब्रेक यूज करते हैं जो मैकेनिकल सिस्टम के ऊपर वर्क करता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डायमेंशनल ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर पी आर सेम एज, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ना, सेम किसके जैसी होती है आपकी जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है उसकी यूनिट आपकी, तो ये आपकी होगी पावर बाय एरिया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां से, इफ एन op-amp हैज ओपन लूप गेन ऑफ 20,000 एंड ओपन लूप अपर कट फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 हर्ट्ज, यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी ऑफ द op-amp विल बी। देखिए यहां से आपके पास में क्या दिया है, तो ओपन लूप का गेन दिया आपको, ठीक है, ओपन लूप का गेन दे दिया, इसके अलावा आपसे अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दे दी आपसे 30 हर्ट्ज। अब यहां से आपसे क्या पूछिए, यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी पूछिए। तो जो यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी होती है आपके पास में, दोनों का मल्टीप्लाई होता है आपके पास में गेन इनटू अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहां से आप जब आप लोग इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और यहाँ पे टोटल कितने जीरो होंगे आपके पास में 5, तो आप लोग इसको 0.6 लगा के आप लोग इसको क्या कह देंगे, मेगा हर्ट्ज। ठीक है, मेगा 10 की पावर 6 होती है अपने पास में, यहाँ पे 5 अवेलेबल है, तो आप लोग पॉइंट यहाँ लगा देंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, तो आप लोगों को याद कर लेना, इसमें जो यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी होती है वो आपका गेन और आपका जो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है दोनों की मल्टीप्लाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू लॉन्ग एंड स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर आल पैरेलल टू ईच अदर विद यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, दो कंडक्टर हैं आपका जो पैरेलल में है एक दूसरे के, और यहाँ पे क्या कह रहा है, करंट कैरी कर रहे हैं आपके, ठीक है, देयर करंट विच फॉलोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, दोनों का जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इनमें फोर्स की बात कर रहा है, तो आप लोगों को पता है जब अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, तो नॉर्मल जब आप लोगों ने सुना होगा कि जो मैग्नेट के जो अपोजिट एन और एस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, परंतु यहाँ पे जो करंट कैरी कंडक्टर होंगे इसमें ये क्या करेंगे, रिपल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से आप लोग इसको निकाल सकते हैं, तो ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो इसका राइट आंसर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये रहा, परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड रिपल्सिव, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और जो रिजल्टेंट कैसा होगा इनका, रिपल्सिव होगा, एक दूसरे को दूर यहाँ पे करेंगे ये। तो ये इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप लोग याद कर ले, करंट कैरी कंडक्टर में उल्टा लगता है सिंपली मैग्नेट से। अगर मैग्नेट के दो पोल हैं, अगर एन और एस है, तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, परंतु अलग अलग डायरेक्शन में जो करंट कैरी कंडक्टर हैं वो यहाँ पे उल्टे वर्क करते हैं। ये इसका सिंपल सा कंसेप्ट आप लोग याद कर लें, रूल लगाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर देखिए 36, विच ऑफ द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली इक्वेशन इज बीइंग इन्वॉल्व इन लोड फ्लो स्टडी।
पावर सिस्टम में आप लोग जो लोड फ्लो स्टडी करते हैं तो उसमें कौन सी वाली इक्वेशन आप लोग काम में लेते हैं? चार ऑप्शन आपके पास में, नॉन लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप लोग जो लोड फ्लो स्टडी के लिए नॉन लीनियर एल्जेब्रिक यहाँ पे इक्वेशन काम में लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, जनरली ब्लैंक टाइप ए टर्बाइन इज यूज इन टाइडल पावर प्लांट। जो टाइडल पावर प्लांट होता है उसमें कौन सा टर्बाइन यूज लेंगे? तो आप लोगों को पता है टाइडल पावर प्लांट में जैसे ही टाइडल आएगी तो पानी इस डायरेक्शन में जाएगा आपका, और जैसे ही टाइडल जाने के बाद में पानी वापस आएगा, तो ऐसा टर्बाइन ले जो दोनों साइड में आपका वर्क कर सके, तो इसे कहते हैं रिवर्सेबल टर्बाइन। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ लोड टॉर्क वेरी विद द स्क्वायर ऑफ स्पीड। ठीक है, लोड टॉर्क तो आपका स्पीड के स्क्वायर में वेरी कर रहा है। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ डीसी शंट मोटर इज हाफ। टर्मिनल वोल्टेज आपने क्या कर दिए? डीसी शंट मोटर के हाफ कर दिए। तो स्पीड, तो देखिए आप लोगों ने स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी होगी। जो आपकी डीसी शंट मोटर होती है, इसके यहाँ पे ना तो लोड वेरी करने से स्पीड चेंज होती है और ना ही आपकी टर्मिनल वोल्टेज से। ये आपकी कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करके रखती है। तो यहाँ पे इसका रिजल्टेंट आंसर आएगा स्पीड रिमेन कांस्टेंट। चाहे आप लोग इसका वोल्टेज चेंज करें, चाहे आप लोग इसका लोड चेंज करें, स्लाइटली चेंज होती है, बहुत ही माइनर, पर उसको आप लोग कांस्टेंट ही लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ट्रिपल का ऑप्शन दे रखा है, डबल का ऑप्शन दे रखा है और हाफ का ऑप्शन दे रखा है। तो ऐसा तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता। अगर स्लाइटली लेस लेंथ आपको दे देता तो आप लोग इसको कर सकते थे, बट यहाँ पे रिमेन कांस्टेंट यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्टार डेल्टा कनेक्शन थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन इज एम्प्लॉय फॉर करंट ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, यहां से आपको बताना है करंट ट्रांसफॉर्मर में जो प्रोटेक्शन के लिए आप लोग यूज करेंगे तो वो कौन से वाला यूज करेंगे यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे याद कर लें, अगर आपके पास में कनेक्शन कैसे दे रखे हैं स्टार डेल्टा, तो आप लोग यहाँ पर डेल्टा स्टार कनेक्शन यहाँ पे काम में लेंगे प्रोटेक्शन के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगर ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन आपके स्टार डेल्टा में है तो प्रोटेक्शन जो डिवाइस काम में लेंगे वो डेल्टा स्टार में आप लोग काम में लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द बर्डन ऑफ प्रोटेक्टिव रिले। प्रोटेक्टिव रिले होती है, इसमें बर्डन जो आपकी जो टर्मिनोलॉजी है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? तो आप लोगों ने सुना होगा बर्डन उसका क्या होता है? सर्किट का लोड होता है, जो आपने सर्किट कनेक्ट किया उससे उसके ऊपर कितना लोड पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देखेंगे तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से पावर ऑब्जर्व बाय द रिले सर्किट। तो रिले सर्किट कितनी पावर ऑब्जर्व करती है उसी को आप लोग क्या कहते हैं? बर्डन कहेंगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ बिटवीन द corresponding फेज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर। तो आपको यहाँ पे बताना है जो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर है आपके पास में, इसमें जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी है इसमें क्या रिलेशन होता है। तो आप लोगों ने इसका रिलेशन पहले तो सीधा देख लिया आप लोग, 30 डिग्री का यहाँ पे चेंज आता है, ठीक है, एंगल में, और किस में आता है? ये वोल्टेज का रिलेशन आप लोग याद करें, ठीक है। तो 30 डिग्री चेंजेज आता है वोल्टेज में। इसके अलावा देखिए अब जो अलग अलग ट्रांसफॉर्मर इनकी मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ जल्दी से, आप लोग इसको नोट कर लें कि कौन से कनेक्शन होंगे तो वोल्टेज में क्या चेंजेज आएंगे। चाहे आपके पास में देखिए डेल्टा डेल्टा कनेक्शन हो, ठीक है, कॉमा लगाइए इसके बाद में, चाहे आपके पास में स्टार स्टार कनेक्शन हो, ठीक है, प्राइमरी में स्टार और सेकेंडरी में भी स्टार हो, या फिर आपके पास में डेल्टा जिग जैक हो, इन सब में जो फेज डिफरेंस आएगा वो आपका 0 या फिर 180 का आएगा, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज के अंदर। और इसके अलावा जो दूसरे कनेक्शन आपके पास में है, डेल्टा स्टार है चाहे आपके पास में, ठीक है, चाहे स्टार डेल्टा है कनेक्शन, चाहे आपके पास में स्टार जिग जैक है, इनमें जो फेज डिफरेंस आता है वो प्लस माइनस 30 डिग्री, या फिर आप इसको कह सकते हैं 180 प्लस माइनस 30 डिग्री, ये आपका यहाँ पे डिफरेंस आएगा। तो आपने जो क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा था, आपको पूछा हुआ है, देखिए आप लोग स्टार डेल्टा का पूछा हुआ आपके सामने, तो स्टार डेल्टा ये रहा, तो यहाँ पे आप लोग राइट आंसर आएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी ये भी आप लोग याद कर लें अच्छे से, कभी आपसे डेल्टा डेल्टा में फेज डिफरेंस पूछे तो आप लोग बताएंगे या तो 0 या फिर 180 आएगा, ठीक है, सेम फेज में होंगे, या फिर यहाँ पे आपसे स्टार स्टार का पूछे आपसे, या फिर डेल्टा जिगजैग का पूछे तो इनमें 0 या फिर 180 आएगा आपका। क्लियर है? तो ये आपके जो ट्रांसफॉर्मर के जो कनेक्शन है उनसे जो प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज, मैं ये सारे रिलेशन आपको वोल्टेज के लिए बता रहा हूँ, करंट के लिए नहीं, वोल्टेज में जो चेंजेस आएगा वो यहाँ पे दिया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, विच टाइप ऑफ द स्केल डज ए डायनामो टाइप वॉटमीटर प्रोसेस, ठीक है, यानी कि जो वॉटमीटर है आपके पास में डायनामो टाइप का, उसका स्केल कैसा होता है। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पे, आप लोग एमआई का पढ़ते रहते हैं, पीएमएमसी का पढ़ते रहते हैं, डायनामो टाइप का कोई पढ़ता ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग मैं बता देता हूँ यहाँ पे जो डायनामो टाइप का होगा इसमें कैसा स्केल होता है, यूनिफॉर्म स्केल होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिस्टैरिसीस मोटर इज एम्प्लॉय फॉर हाई क्वालिटी टेप रिकॉर्डर्स, द मोस्ट प्रेफरेबल रीजन फॉर द सेम इज। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हिस्टैरिसीस मोटर होती है आपकी, जो हाई क्वालिटी के जो टेप रिकॉर्डर होते हैं उनमें काम में लेते हैं, ऐसा इसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है। तो इसके पीछे आप लोग यहाँ पे रीजन देखिए, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, अनअफेक्टेड बाय द मैकेनिकल वाइब्रेशन, ये भी ठीक है, एक्सट्रीमली स्टेडी टॉर्क, नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल स्विचिंग नॉट रिक्वायर्ड, ये तो कोई रीजन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो आपका 43 है, इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर देखेंगे, सबसे एक्सट्रीम यहाँ पे देखिए ये भी यहाँ पे लगभग सही है आंसर, और ये भी यहाँ पे सही हो सकता है, पर आप लोग एग्जैक्ट इसमें एक्सट्रीमली स्टेडी स्टेट टॉर्क की बात करेंगे, यानी कि जो आपके पास में हिस्टैरिसीस मोटर है कंटिन्यूअसली आपके पास में स्टेडी स्टेट टॉर्क देती है, कोई भी इसमें रिपल्सन नहीं आता, कोई भी इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, ठीक है, रिपल नहीं आता इसमें, कंटिन्यूअसली एक सेम टॉर्क देती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम है यहाँ पे, है ना, ये सिंबल देख लिया आप लोग, ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड इंडक्टेंस 0.2 हेनरी इज कनेक्टेड टू 40 वोल्ट सप्लाई, व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी स्टोर इन फील्ड। देखिए यहाँ पे जो सर्किट दिया हुआ आपके पास में, एक आपको सप्लाई दी है यहाँ पे 40 वोल्ट की, यहाँ पे दो, एक तो आपके पास में रेजिस्टेंस कनेक्ट है, दूसरे आपके पास में कोइल कनेक्ट है, ठीक है। यहाँ से पूछा है कि इसमें इस सर्किट में टोटल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, तो आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे, यहाँ पर स्टोर जो एनर्जी स्टोर करने का जो एलिमेंट है आपके पास, या तो एल होता है या सी होता है, तो यहाँ पे एनर्जी केवल स्टोर किसमें होगी, यहाँ पे एल में स्टोर होगी, और एल की वैल्यू यहाँ पे 0.2 हेनरी दी है, और जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू 4 ओम दी है। तो आप लोग देखते होंगे इस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो एनर्जी स्टोर होती है वो आपकी इसमें थे हाफ एल आई स्क्वायर। तब आप लोग देखेंगे यहाँ पे 1/2 एल का मान आपको 0.2 दे दिया है, अब आप लोग कहेंगे आई कौन सी ले, तो आई इस सर्किट में जो फ्लो होगी वो लेनी है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जब डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो आपका इंडक्टर होता है वो किसकी तरह से बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह से बिहेव करेगा। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा केवल यहाँ पे रेजिस्टेंस की वजह से फ्लो होगा, तो आप लोग यहाँ से निकाल देंगे V बराबर आई आर, आई बराबर निकाल देंगे V बटा आर, V दिया आपके पास में 40, आर दिया आपके पास में 4, तो यहाँ पे जो आई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, आई आ जाएगा यहाँ पे 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 10 इंटू 10, ठीक है, ये यहाँ से आ जाएगा 5, ठीक है, ये आपके 50, इसको 10 काटेंगे 5, 5 का जाएगा 50, और 50 को यहाँ से 0.2 से आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 जूल यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट एसी नेटवर्क एनालाइजर। देखिए आप लोगों ने नाम सुना होगा एसी नेटवर्क एनालाइजर का पावर सिस्टम में, एसी जो नेटवर्क एनालाइजर है ये क्या क्या सोल्व करने के लिए काम में ले सकते हो आप लोग इसको, तो देखिए ये लोड फ्लो की जो प्रॉब्लम है उसको भी हल करने के लिए काम में लेते हैं, शॉर्ट सर्किट की जो प्रॉब्लम है उसको हल करने के लिए काम में लेते हैं, और स्टेबिलिटी चेक करने के लिए भी काम में लिया जाता है। तो टोटल यहाँ पे इसका रिजल्ट हो जाएगा आपके पास में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जो एसी नेटवर्क एनालाइजर है ये इन सारे कामों के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, इफ फॉर ए सर्टेन एप्लीकेशन फ्लैट कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिक्वायर्ड इन डीसी कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, दे कैन बी अचीव बाय द कनेक्टिंग द वेरिएबल रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे आपके पास में जो मोटर है वो डीसी कंपाउंड जनरेटर है, सॉरी डीसी मोटर नहीं है, जनरेटर के बारे में पूछ रहा है, डीसी कंपाउंड जनरेटर है और आपको इसको फ्लैट कंपाउंड बनाना है, तो आप लोग क्या काम में लेंगे, तो जब भी आपको फ्लैट कंपाउंड आपको बनाना हो आपको किसी भी जनरेटर को, तो आप लोग सीरीज में कनेक्ट कर देंगे किसके, फील्ड वाइंडिंग के कोई भी रेजिस्टेंस, तो सीरीज इन फील्ड वाइंडिंग आप लोग देखेंगे इन सीरीज विद शंट वाइंडिंग नहीं है, अक्रॉस भी नहीं आएगा, ठीक है, सीरीज विद सीरीज नहीं आएगा, ये रहा, सॉरी सीरीज विद सीरीज वाइंडिंग, सॉरी शंट वाइंडिंग होगा, तो आप लोग देखिए इसमें ये रहा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, इन सीरीज विद द शंट फील्ड वाइंडिंग। तो जो आपकी शंट वाइंडिंग है उसके सीरीज में क्या लगा देंगे आप लोग, आर इंसर्ट कर देंगे, तो आपके पास में फ्लैट कंपाउंड जो आपके पास में जनरेटर है उसकी क्या आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए वर्क करने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ द रिवर्स करंट ऑफ ए सिलिकॉन डायोड।
तो यहाँ से आपसे पूछा है जो सिलिकॉन डायोड होता है आपका, उसमें जो रिवर्स करंट होता है वो किसके नेचर का होता है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। जो आपके पास में रिवर्स करंट होता है जिसको आप लोग लीकेज करंट कहते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव, सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड करता है, लीकेज करंट होता है आपका। चाहे डायोड ले, चाहे आप लोग कोई भी जंक्शन डिवाइस ले, आपका ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है जो लीकेज करंट होता है। ठीक है, ये अप्लाइड वोल्टेज का फंक्शन ना होकर हाईली सेंसिटिव किसका होता है, टेम्परेचर का। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, फॉर द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी वी यूज, आपको एनर्जी मेजर करनी है तो आप लोग वाट आवर मीटर काम में लेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यूनिट हो जाएगी आपकी किलोवाट आवर। इंडक्शन टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, याद कर लें आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडक्शन का है तो आप लोग कहेंगे ये केवल इसी के लिए काम में लेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 वाला, इन ए लॉस लेस ट्रांसमिशन लाइन फॉर, यहाँ पे ये क्या है, लैम्बडा बाई 8 है। ठीक है, तो दोबारा से देखिए इस क्वेश्चन को, इन ए लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन फॉर लैम्बडा बाई 8 लॉन्ग शॉर्ट सर्किट सेक्शन द इनपुट इम्पीडेंस विल बी, अगर लैम्बडा बाई 8 लेंथ के ऊपर उसको शॉर्ट सर्किट किया गया है तो जो लाइन है उसका इम्पीडेंस कैसा होगा, तो इसका जो इम्पीडेंस होगा वो इंडक्टिव टाइप का इम्पीडेंस होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर स्टेडी करंट, स्टेडी करंट के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन को कौन सी यहाँ पे इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है, तो ये आपकी प्रेजेंट करेगी डेल डॉट जे इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। द रिकॉर्ड द मैक्सिमम डिमांड एंड एनर्जी कंजप्शन ऑफ द कंज्यूमर, हॉकिंसन डिमांड रेट मेथड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपको मेजर करना है, आपको पास मैक्सिमम डिमांड और एनर्जी कंजप्शन। ठीक है, हॉकिंसन जो मेथड है आपका, यहाँ पे आपके पास में कितने मीटर रिक्वायर्ड होंगे, तो यहाँ पे 2 मीटर आपको रिक्वायर्ड होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फॉलोइंग आर द मेथड टू इंक्रीज द सर्ज इंपीडेंस लोडिंग ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, अगर आप लोगों को ट्रांसमिशन लाइन का सर्ज इंपीडेंस लोडिंग बढ़ाना है तो आप लोग कौन कौन से मेथड काम में लेंगे, 3 मेथड दिए, इंक्रीज इन वोल्टेज लेवल, रिड्यूस इन लेंथ ऑफ द लाइन, नेक्स्ट है एडिशनल ऑफ लंप्ड इंडक्टेंस इन द पैरेलल। अब यहाँ से कौन कौन से सही हैं, तो यहाँ पे केवल एक ही मेथड है सर्ज इंपीडेंस लोडिंग को इंक्रीज करने का, इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ लेवल। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, ओनली 1। नेक्स्ट आपके पास में ए पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल मेजर, जो पीजो इलेक्ट्रिक जो क्रिस्टल होता है वो क्या मेजर करता है, तो यहाँ पे आप लोग देखें फ्लो और टेम्परेचर, देखिए इन दोनों में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में काफी लोग कंफ्यूज होंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा इसका एक्सीलरेशन। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक जो क्रिस्टल होगा वो आपको क्या मेजर करेगा, एक्सीलरेशन मेजर करेगा। ये होते क्या है बता देता हूँ आपको, पीजो जो क्रिस्टल आपका, ये क्रिस्टल मटेरियल होता है, इसके ऊपर जब भी आप यहाँ पे फोर्स देंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है, ये होता है आपका पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, जो अपने हेडफोन वगैरह में काम में आता है, जैसे अपन बोलते हैं तो उससे आपका जो मैकेनिकल सिग्नल हो गया, आपका जो वॉइस आपकी हो गई, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का यहाँ पे यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है, देखिए व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट द ओपन सर्किटेड एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, तो देखिए ये आपके पास में कंडीशन होती है, ट्रांसमिशन लाइन अगर आपके पास में ओपन सर्किट है तो उसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होगा, तो ओपन में तो ये होता है आपके पास में 1। ठीक है, और जो शॉर्ट सर्किट होती है इसमें होता है -1। ठीक है, तो ओपन का पूछा था तो 1 यानी कि यूनिटी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगर ओपन ट्रांसमिशन लाइन है तो उसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 आएगा, और शॉर्ट सर्किट है तो उसका -1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, while selecting an electric motor for any application we do not consider, देखिए जब आप लोग क्या करेंगे, कोई भी किसी भी एप्लीकेशन के लिए जो कोई मोटर सेलेक्ट करनी है आप, तो कौन सी चीज को कंसीडर नहीं करते हैं, कौन सी चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, कॉस्ट, बिल्कुल आप लोग कॉस्ट के ऊपर ध्यान देंगे, साइज के भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, कितने साइज की आपको लेनी है, साइज कंपैक्ट होना चाहिए कि लार्ज होना चाहिए। इसके अलावा रेटिंग तो सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट है, कितने किलोवाट की आपको मोटर लेनी है सबसे पहले आपको बतानी पड़ेगी। मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी इंपॉर्टेंट है, लोड आपको कंटिन्यूअस लोड है कि डिसकंटिन्यूअस लोड है। ठीक है, इसके अलावा आपको स्पीड कितनी चाहिए। इसके अलावा देखिए इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी इंपॉर्टेंट है, उसका टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, करंट कितना होगा, इनकी ये जो सारी चीजें हैं
किसी भी मोटर को परचेज करने के लिए आपके लिए मस्ट है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नन। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पे पूछा कि वी डू नॉट कंसिडर, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको अपन कंसिडर ना करें, इन सभी को कंसिडर आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्नली इन जा क्रेशर द मोटर हैज ऑफ्टन स्टार्टिंग अगेंस्ट ए। तो जा जो क्रेशर होते हैं आपके पास में, वहां पे जो मोटर आप लोग काम में लेते हैं, तो वहां पे स्टार्टिंग जो लोड होता है वो कैसा होता है, तो आपको पता है जा क्रेशर होगा, स्टार्टिंग में दोनों जो क्रश करने के लिए जो आपके एलिमेंट है वो रुके होंगे, इनके बीच में कोई पत्थर वगैरह होगा जिसको क्रश करना है, तो जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क आपको नेसेसरी होगा जब आप इसको स्टार्ट करेंगे, तो हैवी लोड्स आपको स्टार्टिंग में इसको देखना पड़ेगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो जा क्रशर की जो मोटर होंगी उनमें स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, हैवी। नेक्स्ट देखिए, फॉर क्लीन ड्राइव वी डोंट यूज। ठीक है, क्लीन ड्राइव में भी कौन सी चीजें यूज नहीं करते, ये कौन सी ड्राइव होती है जहां पे आप लोग पैरेलल में बहुत सारी मोटरें काम में लेते हैं, जैसे कि जो आपके धागा मिल वगैरह होगी वहां पे ये डिवाइस काम में ली जाती है, सॉरी डिवाइस नहीं, ये जो सिस्टम काम में लिया जाता है, सभी मोटरों को क्या कर दिया जाता है, पैरेलल में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इनकी शाफ्ट को पैरेलल में जोड़ करके एक शाफ्ट से मूव कराया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग कौन सी मोटर काम में नहीं लेंगे, तो आप लोग यहाँ पे स्क्विरल केज मोटर काम में नहीं ले सकते। क्लियर है, जैसा कि आपको पता है स्क्विरल केज मोटर है, ये क्या करती है, यहाँ पर आप लोग स्पीड को वेरी नहीं करा सकते। ठीक है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में आप लोग जो स्लिप होगी आप उसमें आर इंसर्ट करा के क्या कर सकते हैं, इसकी जो स्पीड है उसको वेरी करा सकते हैं। वाल इंडक्ट मेथड में भी आप लोग इस स्पीड की मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। कैस्केड कंट्रोल मोटर होगी, इसमें भी आप लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। पर स्क्विरल केज मोटर होगी, इसमें आप लोग स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके स्पीड को कंट्रोल करने के मेथड बहुत डिफरेंट है, जैसे कि पोल चेंजिंग मेथड। तो पोल चेंजिंग मेथड आप ऐसे नहीं है कि चलती हुई मोटर में आप लोग पोल चेंज कर पाएंगे, तो वो काफी हार्ड है, तो ये मोटर आपके काम में नहीं ले सकते आप लोग स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। इसके अलावा स्लिप रिंग और ये तीनों मोटर आप काम में ले सकते हो, किसमें, किलिंग ड्राइव्स में। आप लोग याद कर लें इसका यूज कहाँ है, ये भी मैंने आपको बता दिया, धागा मिल वगैरह में पैरेलल में जो मोटर चलाई जाती है तब यहाँ पे इसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ टू यूनिट चार्ज आर सेपरेटेड इन एयर बाय द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, द फोर्स एक्सटेंडेड बिटवीन देम, यानी कि दो आपके पास में चार्ज हैं जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी है आपको, 1 मीटर दी है। ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप लोगों ने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और K की जो वैल्यू होती है आपके पास में कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू की पावर 9। ठीक है, ये यहाँ पे वैल्यू आप लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा यूनिट चार्ज दिए हैं तो 1 इंटू 1 अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 दी है 1, तो राइट आंसर आ जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपके सामने। देखिए ये जो ऑप्शन है ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत प्रिंटेड है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ऑप्शन था ये था आपका सी ऑप्शन जो है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन। ठीक है, और ये जो आपका ऑप्शन है ये है आपका 9 गुणा 10 की पावर -19। ठीक है, और ये जो आपका ऑप्शन था ये था आपका 9 गुणा 10 की पावर 19। ठीक है, ये तो -19 है, ये 19 है, ये 10 की पावर प्लस में 9 है, और ये 10 की पावर सिंपल -9 है। तो आप लोग राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे, क्योंकि जो पीपीटी है इसमें पावर में लिखने की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, टाइपिंग में पावर आती नहीं है, इसमें वर्ड वगैरह में तो पावर में आ जाती है संख्याएं, एक्स स्क्वायर आप लोग लिख सकते हो वर्ड में, तो पर पीपीटी में आप लोग ये चीज नहीं लिख सकते, जो वर्जन मेरे पास है इसका, तो ये इश्यू रहता है आपके। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिख दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द रिले विच कैन बी एंटीसिपेट ऑल द पोजेसेबल माइनर और मेजर फॉल्ट इन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये यहाँ पे गलत है, ये पी से है ना, तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें जो माइनर और जो मेजर फॉल्ट है, ठीक है, उसको ट्रांसफॉर्मर के अंदर की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो वो कौन सी रिले होती है, तो आप लोगों ने बहुत ही पढ़ा होगा, ट्रांसफॉर्मर में जो माइनर मेजर फॉल्ट करने के लिए आप लोग बकल्स रिले काम में लेते हैं। क्लियर है, जो एक्चुएटिंग जो आपका ऑयल का जो लेवल होता है अगर वो एक्चुएट करता है तो उसके प्रिंसिपल के ऊपर ये वर्क करती है। ठीक है, बायोमेटेलिक रिले भी इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो ड्रम यहाँ पे फिक्स होता है कांस्टेंट, और दूसरा ऑयल के लेवल के हिसाब से क्या करता है, वेरी करता रहता है। तो जैसे अगर इसमें चेंजेस आएंगे वो इसके टच करेगा तो बाहर आपके इंडिकेटर आ जाता है कि ट्रांसफॉर्मर में कोई ना कोई फॉल्ट आया है। तो इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है, बकल्स रिले इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए जनरेटिंग स्टेशन हैज द मैक्सिमम डिमांड 40 मेगावाट, इट हैज द लोड फैक्टर ऑफ 60% एंड प्लांट कैपेसिटी फैक्टर 50%, रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। ठीक है, रिजर्व कैपेसिटी आपसे पूछी है प्लांट की,
तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दो तीन रिलेशन आपके फॉर्मूले हैं इसके, वो आप लोग याद कर ले, उन फॉर्मूलों से देखिए कि किससे क्या चीज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए आपको क्या निकालनी थी, प्लांट की अगर आपको कैपेसिटी निकालनी है, देखिए सबसे पहले मैं रिजल्ट पे देखता हूँ प्लांट कैपेसिटी। प्लांट कैपेसिटी का आपके पास में फॉर्मूला होता है आपके पास में एवरेज डिमांड अपॉन प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। ठीक है, अब यहां से आप लोग देख पा रहे होंगे कि एवरेज डिमांड नहीं है आपके पास में, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर तो आपको यहाँ पे दिया हुआ 0.5। ठीक है, अब एवरेज डिमांड निकालनी है, तो आप लोग कहेंगे सर एवरेज डिमांड का जो फॉर्मूला था वो होता है आपके पास में लोड फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड। तो लोड फैक्टर आपको यहाँ पे दिया हुआ है 0.6। ठीक है, लोड फैक्टर दे दिया आपको 0.6 इंटू मैक्सिमम डिमांड दी आपके पास में 40। तो इसको जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 24 मेगावाट। ठीक है, अब यहां से आप लोग क्या करेंगे, 24 मेगावाट को यहाँ पे एवरेज डिमांड यहाँ पे चाहिए थी, एवरेज डिमांड आ गई आपके पास में, 24 मेगावाट को यहाँ पे पुट करेंगे तो 0.5 से जब डिवाइड करेंगे आ जाएगा 48 मेगावाट। तो आपके पास में क्या आ गई, प्लांट कैपेसिटी कितनी आ गई 48 मेगावाट, और मैक्सिमम डिमांड कितनी है आपकी 40 मेगावाट। तो रिजर्व कैपेसिटी कितनी आ जाएगी आपके पास में 8 मेगावाट। तो यहाँ पे 8 मेगावाट ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि रिजर्व जो कैपेसिटी है आपकी, रिजर्व कैपेसिटी आप बता सकते हैं जो प्लांट कैपेसिटी है उसमें से आपका लोड कितना कनेक्टेड है, तो जो बची हुई आपकी क्या होगी रिजर्व कैपेसिटी होगी आपके पास में। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये जो सेशन है पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो आप लोग इसके वो लाइक कर दे जरूर, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। इसके अलावा आपको कोई भी एग्जाम प्रीवियस एग्जाम जेई का आपको हल करवाना हो इलेक्ट्रिकल का, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर कर दें। बाकी मैं अपने हिसाब से एक सीरीज लेके आता रहूंगा, जब भी मेरे को समय मिलेगा इसी तरह से आपके लिए क्वेश्चन पेपर हल करूंगा। अपने फ्रेंड्स में इसको आप लोग शेयर जरूर कर दें। चैनल आपके पास में जीटा लाइव जिसको आप लोग देख रहे थे इतनी देर से, जिसको आप लोग सब्सक्राइब कर दें। इन फ्यूचर में जैसे कोई वीडियो अपलोड करें जिससे कि आपको पता चल सके, बेल आइकन पर भी आप लोग क्लिक कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।